इससे पहले तैयारी किए हैं क्या? कहीं क्लास वगैरह किए हैं? कुछ एग्जाम वगैरह दिए हैं? एग्जाम दिए थे? किसका? पीएससी का? व्यापम का? व्यापम का कौन सा? अच्छा, आप लोग? अच्छा, इसका दिए थे अभी। तैयारी किए हैं कभी? इससे पहले कुछ पढ़े हैं पीएससी के सिलेबस को, व्यापम के सिलेबस को जाने हैं क्या है सिलेबस? कुछ पता है क्या-क्या पढ़ना पड़ता है? एक ओवरव्यू तो पता होगा कम से कम, क्या पढ़ना पड़ता है सीजी-पीएससी के लिए, सीजी व्यापम के लिए? ये जो बैच है ये पीएससी और व्यापम दोनों का मर्ज बैच है। पीएससी प्री और व्यापम का एक जनरल सिलेबस जो है वो पूरा कराएंगे हम। मतलब पीएससी प्री का कंप्लीट और व्यापम का एक जनरल सिलेबस जो है बातचीत करेंगे अभी, कंप्लीट कराएंगे आपको। इस साल ऐसा उम्मीद है कि भर्तियां ज्यादा रहेंगी, खासकर व्यापम की भर्तियां थोड़ी सी ज्यादा रहेंगी इस साल। इस साल के पूरे अंत तक अगर आप देखेंगे तो व्यापम की भर्तियां थोड़ी ज्यादा रहेंगी इस बार, क्योंकि व्यापम की बहुत सारे वैकेंसीज आने वाली हैं। तो व्यापम का भी पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाएगा। एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको, क्या क्या पढ़ना है मैथ्स में, रीजनिंग में। सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में मैथ्स और रीजनिंग का कितना वेटेज है और व्यापम के एग्जाम्स में मैथ्स और रीजनिंग का कितना बड़ा रोल है, इस पे बात करेंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग को पूरा डिटेल में समझेंगे कि किस प्रकार से पढ़ना है, कितना बड़ा रोल है इसका पीएससी प्री में और व्यापम के एग्जाम्स में। चलिए, तो सर ने बताया होगा आपको, सीजीपीएससी की अगर बात करूं मैं तो सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे। दूसरा जो पेपर होगा वहां पर रोल आएगा मैथ्स और रीजनिंग का। तो दूसरे पेपर पे डिस्कस करेंगे अपन। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर दूसरे पेपर में डिस्कस करते हैं। तो दूसरा जो पेपर है ये होगा आपका सीसेट का पेपर। चलिए, दूसरा जो पेपर है आपका सीसेट का पेपर। अगर मैं सीजीपीएससी प्री की बात करूं तो सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर सेकंड होगा, पेपर सेकंड, ये होगा सीसेट का पेपर। सीसेट, सीसेट मतलब होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसी को योग्यता परीक्षण भी बोलते हैं। योग्यता परीक्षण, इसी को आप बोलते हैं योग्यता परीक्षण। तो सीसेट मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, या इसी को आप बोलते हैं योग्यता परीक्षण। अब योग्यता परीक्षण क्या होता है इस बात को समझते हैं। सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, तो एप्टीट्यूड टेस्ट या योग्यता परीक्षण का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझते हैं। देखिए, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, तो आप जिस एग्जाम में बैठने वाले हैं, जिस पद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उस पद के लिए आप सुटेबल हैं कि नहीं हैं, इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। आप जिस भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, जिस पद के लिए आप एग्जाम देने वाले हैं, आप उस पद के लिए सुटेबल हैं या नहीं हैं, इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट ले लिया जाए। इसी वजह से आप देखते हैं लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीसेट या फिर आप एप्टीट्यूड टेस्ट बोलिए, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एप्टीट्यूड टेस्ट रहता ही है। आप यूपीएससी का पेपर देख लीजिए, यूपीएससी के पेपर में प्रारंभिक परीक्षा में सीसेट का पेपर होता है। आप स्टेट पीएससी उठा लीजिए, सीजीपीएससी उठा लीजिए, यूपीएससी उठा लीजिए, वहां पर भी आपको एप्टीट्यूड टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा आप व्यापम का पेपर देख लीजिए, व्यापम के पेपर में भी आपको एप्टीट्यूड टेस्ट मिलेगा। आप रेलवे का पेपर देख लीजिए, एसएससी का पेपर देख लीजिए, बैंकिंग का पेपर देख लीजिए, आप जितने पेपर उठाएंगे सारे पेपर में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट मिलेगा ही। इवन आपने कैट का, गेट का एग्जाम कभी फाइट किया होगा, वहां पर भी एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। तो जितने भी एग्जाम्स अभी तक आपने दिए हैं, लगभग सारे एग्जाम्स में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट मिलता है, लगभग सारे एग्जाम्स में। तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है, तो बहुत अच्छा माध्यम है चेक करने का कि आप जिस पद के लिए एग्जाम देने वाले हैं उस पद के लिए सुटेबल हैं कि नहीं है, उसको चेक करने का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट ले लिया जाए। तो उसी प्रकार सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर सेकंड होता है, ये होता है सीसेट मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट या योग्यता परीक्षण। समझ आ रहा है? अब जैसा कि आपको सर ने बताया होगा, कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर। प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, मतलब कुल 200 अंकों का ये पेपर होता है। दूसरा पेपर है प्रारंभिक परीक्षा का,
100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, मतलब कुल 200 अंकों का ये पेपर होगा। 2 घंटे का समय रहता है, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ये पेपर चलता है। अगर बात करूं एक सही उत्तर आप टिक करते हैं तो एक सही उत्तर के लिए आपको यहां पर 2 नंबर मिलता है, और एक गलत उत्तर अगर आप टिक करते हैं तो गलत उत्तर के लिए आपका 0.66 माइनस होता है। 1/3 माइनस मार्किंग है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1/3 माइनस मार्किंग है तो वो 0.33 माइनस कर लेते हैं, लेकिन आपको समझना होगा सही उत्तर के लिए जितना मिलता है उसका 1/3 माइनस मार्किंग है, तो माइनस मार्किंग कितना है 0.66। ध्यान रखिएगा, 1/3 माइनस मार्किंग का मतलब ये होता है कि सही उत्तर के लिए आपको जितना नंबर मिलेगा उसका 1/3। तो सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर मिल रहा है तो 2 का 1/3 0.66 माइनस होगा अगर आपने गलत उत्तर टिक किया है तो। सही उत्तर के लिए 2 नंबर मिलेगा। ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पेपर सेकंड जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर पेपर सेकंड जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। कहने का मतलब केवल आपको पेपर सेकंड को क्वालिफाई करना है। जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको 200 में 66 अंक लाना है मिनिमम। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी में से कुछ हैं तो आपको 200 में से 46 अंक मिनिमम लाना है। कहने का मतलब यहां पर 33% और यहां पर 23%, केवल क्वालिफाई करना है आपको। क्वालिफाइंग नेचर का पेपर जो है इसका मतलब को समझेंगे। आधे बच्चों को यही नहीं पता होता कि क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब केवल क्वालिफाई करना है, मेरिट में इसका नंबर ऐड नहीं होगा। मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसमें पेपर सेकंड का नंबर ऐड नहीं होगा। पेपर फर्स्ट जो है जीएस का पेपर, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, वहीं से बनेगा पूरा का पूरा मेरिट लिस्ट। पेपर सेकंड का जो नंबर है ये मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा, केवल चेक किया जाएगा कि आपने इसको क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है। क्वालिफाई करने के लिए जनरल अगर आप हैं, जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम 66 नंबर लाना है। अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी हैं तो आपको मिनिमम 46 अंक लाना है। कहने का मतलब 33% और ये कितना हो गया 30%। जैसे मान लीजिए आपका पेपर सेकंड में 70 आ रहा है, मेरा 150 आ रहा है, तो दोनों का इंपॉर्टेंस सेम है, दोनों ही क्वालिफाई हो चुके हैं। ना आप पीछे हैं ना मैं आगे हूं, समझ आ रहा है। केवल चेक किया जाएगा आपने क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है। आपने 70 स्कोर किया, मैंने 150 स्कोर किया, दोनों का इंपॉर्टेंस सेम है। ना आप पीछे ना मैं आगे, समझ पा रहे हैं। ये जो क्वालिफाइंग नेचर है ये 2017 पीएससी प्री से किया गया है। 2017 पीएससी प्री, 2017 पीएससी प्री से पेपर सेकंड को क्वालिफाइंग नेचर का किया गया है। 2017 पीएससी प्री जिसका एग्जाम 2018 में हुआ होगा, 1 साल पुराना भर्ती करता है देखा जाए तो। जैसे अभी जो पीएससी प्री हुआ है ये कौन सा है 2023, 2023 क्योंकि इसका विज्ञापन जारी कब हो गया था 2023 नवंबर में। तो 2024 में जो पीएससी का पूरा चरण होगा, तीनों चरण, वो 2023 वाला है। तो बात कर रहा हूं पीएससी 2017 में पेपर सेकंड को क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया था। 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये हो गए अभी तक, समझ आ रहा है। पेपर सेकंड जो है केवल क्वालिफाई करना है आपको। इसको और अच्छी से समझिए, और इसको अच्छी से आप समझेंगे तो आपको और चीजें समझ में आएंगी कि क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या है। चलिए इसको थोड़ा सा और समझेंगे तो आपको चीजें और भी समझ में आएंगी, क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या बोलना चाहता हूं मैं। चलिए ध्यान दीजिए यहां पर, देखिए क्या बोलना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई छात्र ए है, इसका पेपर 1 और पेपर 2 का स्कोर लिख रहा हूं। पेपर 1 में मान लीजिए इसने 80 स्कोर किया और पेपर 2 में इसने 100 स्कोर किया, इसका टोटल स्कोर कितना बनेगा 80। समझ आ रहा है। चेक किया जाएगा पेपर सेकंड इसने क्वालिफाई किया है कि नहीं, कर लिया है तो इसका मेरिट कहां से बनेगा पेपर 1 से। कोई छात्र बी है, छात्र बी का पेपर 1 में आया 120 और पेपर 2 में मान लीजिए कितना आया इसका 70, इसका टोटल नंबर कितना काउंट होगा 120। समझ पा रहे हैं बात को। कोई छात्र सी है, इसका 90 नंबर आया है पेपर 1 में और मान लीजिए 68 नंबर आया है पेपर 2 में, इसका टोटल नंबर कितना काउंट होगा 90। कोई छात्र डी है, इसका 150 नंबर आया है पेपर 1 में और 60 नंबर आया है पेपर 2 में, अगर ये जनरल कैंडिडेट है तो बाहर हो जाएगा।
अगर ये जनरल कैंडिडेट है तो बाहर हो जाएगा। अगर ये ओबीसी, एससी या एसटी है तो इसका नंबर कितना है? 150। समझ आ रहा है? 2017 पीएससी प्री से ये व्यवस्था लागू है। 2017 पीएससी प्री से पेपर सेकंड को केवल चेक किया जाता है कि आपने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, मेरिट बनता है आपका पेपर वन से। ये मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं क्योंकि आधे बच्चे यही नहीं जानते क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कम से कम उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, उसका जो सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं अभी पीएससी की बात कर रहा हूँ, व्यापम में नहीं आया हूं, मैं व्यापम में आऊंगा, दोनों को बताऊंगा किस प्रकार से आपको साथ में लेके चलना है। मैथ्स और रीजनिंग का विषय डील करूंगा मैं, तो बताऊंगा किस प्रकार से मैथ्स और रीजनिंग पीएससी प्री में और व्यापम में कितना वेटेज रखते हैं, किस प्रकार से दोनों को साथ में लेकर चला जा सकता है। तो फिलहाल मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। स्ट्रक्चर की बात किया मैं, तो स्ट्रक्चर में आपने समझा कि भाई पेपर सेकंड जो होगा सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का, वो सीसेट का होगा, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको योग्यता परीक्षण बोलते हैं। फिर आपने समझा कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है। आपने देखा कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के, मतलब 200 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे का समय रहेगा, 3 बजे से 5 बजे तक पेपर चलेगा। सही उत्तर के लिए 2 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर के लिए 0.66 माइनस होगा। सबसे खास बात जो आपने समझी कि क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, जनरल कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 66 अंक चाहिए, ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट को मिनिमम 46 अंक चाहिए। इसके बाद आपने क्वालिफाइंग नेचर को और अच्छी से समझा कि कोई छात्र का अगर पेपर 1 में 80 है और पेपर 2 में 100 है तो इसका टोटल नंबर कितना काउंट होगा? केवल पेपर 2 को चेक किया जाएगा कि पेपर 2 को इसने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। क्वालिफाई कर लिया है, पेपर 1 से बनेगा मेरिट लिस्ट। 2017 पीएससी प्री से ये व्यवस्था लागू है। 2017 पीएससी प्री में जो कट ऑफ गया था 82 नंबर गया था, लगभग 82 जनरल बॉयज का। तो ये 82 किसमें? पेपर 1 में। पेपर सेकंड अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है और पेपर फर्स्ट में आपका 82 या उससे ज्यादा है, मतलब आपने 2017 पीएससी प्री निकाल लिया है। 2018 पीएससी प्री की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ लगभग 128 गया था। 2019 पीएससी प्री की बात करूं तो कट ऑफ लगभग 139 गया था। 2020 पीएससी प्री की बात करूं तो कट ऑफ 105 के आसपास गया। 2021 पीएससी प्री में कट ऑफ 72-73 के आसपास रहा। 2022 पीएससी प्री में कट ऑफ लगभग 93 के आसपास रहा। 2023 पीएससी प्री अभी हुआ है, उसका रिजल्ट आया नहीं है। समझ आ रहा है? तो ये जो कट ऑफ हैं ये पेपर 1 के हैं। मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप थोड़े फैमिलियर हो जाएं पीएससी के साथ, पता तो चले कि जो बातचीत चल रही है वो क्या बातचीत चलती है। कट ऑफ को लेके कट ऑफ 120 जाएगा, पता तो रहे कि 120 किसमें जाएगा, क्या मतलब हुआ। कुछ बच्चों के अभी भी यूट्यूब में कमेंट आते हैं हमारे वीडियोस में कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मिला के बता रहे हो कैसे। समझ आ रहा है? अब इतना बेसिक जानकारी तो आपको होना चाहिए भाई कि अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो कट ऑफ कैसे बनता है, कौन से पेपर से बनता है, उसी के अकॉर्डिंग तो आपको तैयारी करनी है ना। आप अगर स्ट्रक्चर को ही नहीं जानते हैं, सिलेबस को ही नहीं जानते, तो फिर तैयारी करने का मतलब ही नहीं निकलता है। तो पहले तो स्ट्रक्चर और सिलेबस आपको एकदम अच्छी से पता होना चाहिए। तो मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, ये होता है क्वालिफाइंग नेचर का मतलब। ये कट ऑफ में लिखा हूं इस साल का, देखो क्या जाता है। देख सकते हैं इन 3 वर्षों में कट ऑफ बहुत कम था। ये देखिए इन 3 वर्षों में कट ऑफ कम होने का एक बहुत बड़ा कारण सीसेट का पेपर था। इन 3 वर्षों में जो कट ऑफ बहुत कम था उसके पीछे का एक कारण था सीसेट का पेपर बहुत टफ सेट किया गया था। सुनते भी आए होंगे आप कि सीसेट बहुत टफ आ रहा है। ये देखिए कट ऑफ कम जाने का एक बहुत बड़ा कारण था सीसेट का पेपर। इस साल बहुत आसान आया था। अगर आप दिए होंगे पीएससी प्री तो आपको समझ में भी आया होगा सीसेट का पेपर बहुत आसान था इस साल। इन 3 वर्षों में बहुत टफ था, मतलब सीसेट में क्वालिफाई होना बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ा टास्क था कि आप 66 नंबर ले आओ, 46 नंबर ले आओ, ये बहुत बड़ा टास्क था इन 3 वर्षों में। इधर पे आसान था, इधर पे सीसेट का पेपर आसान था। इन 3 वर्षों में सीसेट का पेपर एकदम अलग लेवल का था। जीएस का भी टफ था लेकिन सीसेट का एकदम अलग लेवल का पेपर सेट किया गया था 2021-22 में, इसीलिए कट ऑफ कम भी गया था। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। समझ आ गया क्या क्या चीजें हैं सीजीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के पेपर सेकंड के बारे में। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं इसके सिलेबस में। चलिए अब इसके सिलेबस में आते हैं, क्या क्या इसमें पढ़ना है आपको, सीसेट में क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से समझेंगे।
सबसे पहला जो सेक्शन आपको कवर करना है वो है गणित। पहला जो सेक्शन है वो है गणित, मैथ्स। पहला सेक्शन गणित का है, मैथ्स का। मैथ्स जो होगा ये 10वीं स्तर का होगा। मैथ्स जो होगा ये 10वीं स्तर का होगा, 10वीं स्तर का। अब केवल 10वीं का नहीं, क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक का मैथ्स पूरा कवर करना है आपको। क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक का पूरा मैथ्स कवर करना है आपको। क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक का पूरा मैथ्स। लेवल थोड़ा सा टफ रह सकता है, ऐसा नहीं कि बच्चों जैसा लेवल ही रहेगा, थोड़ा सा टफ हो सकता है लेवल। लेकिन जो चैप्टर्स आपने क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक पढ़े हैं गणित के, वही चैप्टर्स पढ़ने हैं। जियोमेट्री भी पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। मतलब ज्यामिति जो पढ़ते थे ना, वो भी पढ़ना है आपको। छोड़ना क्या है, एक ही छोड़ना है बस, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री नहीं है ना सीजीपीएससी में ना सीजी व्यापम में, तो ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ पढ़ना है आपको। क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक के गणित में जो जो होता है वो सब पढ़ना है, केवल त्रिकोणमिति छोड़ दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दीजिए। इसी में शामिल कर रहा हूं मैं आंकड़ों की व्याख्या को। आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या का मतलब होता है डीआई। आंकड़ों की व्याख्या का मतलब होता है डीआई। डीआई जिसको बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, सुने होंगे। इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो डीआई में क्या क्या शामिल होता है देख लीजिए, आपको पता होगा डीआई में क्या शामिल होता है। पाई चार्ट, वृत्त चित्र बोलते हैं जिसको। दूसरा होता है दंड आलेख, बार ग्राफ बोलते हैं, दंड आलेख। तीसरा होता है लेखा चित्र, जिसको लाइन ग्राफ बोलते हैं। लेखा चित्र मतलब होता है लाइन ग्राफ। और चौथा होता है सारणियन। सारणियन का मतलब होता है टेबुलेशन। तो पहला जो सेक्शन है गणित प्लस आंकड़ों की व्याख्या। देखें ये सब सुने हैं, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबुलेशन। आंकड़ों की व्याख्या का मतलब क्या हुआ, आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ताकि आप उसका ब्रीफ स्टडी कर सके। आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब आंकड़ों को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पाई चार्ट के माध्यम से कहने का मतलब, आप ये देखिए, ये पाई चार्ट होता है, एक सर्कल के सेक्टर को कट करके डेटा को आप रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को पाई चार्ट बोलते हैं। अलग अलग सेक्टर अलग अलग मदों पर खर्च को बता रहा है, मान लीजिए। दंड आलेख की बात करूं मैं, तो दंड आलेख क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस पे इस प्रकार से दंड आलेख बनाकर डेटा को रिप्रेजेंट करते हो आप। अगर लेखा चित्र की बात करूं तो एक्स और वाई एक्सिस पे इस प्रकार से आप लेखा चित्र बनाकर डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। सारणियन की बात करूं तो टेबल के फॉर्मेट में डेटा को आप रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल के फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। आप पाई चार्ट के माध्यम से कर सकते हैं, दंड आलेख के माध्यम से, लेखा चित्र के माध्यम से, और सारणियन के माध्यम से। तो ये पहला सेक्शन है गणित प्लस आंकड़ों की व्याख्या। कैसे पैटर्न में बदलाव हुआ है, ध्यान से समझिए, पैटर्न में बदलाव कैसे हुआ है। ये जो मैं बात कर रहा था ना, 2020, 2021, 2022, पिछले 3 सालों में कैसे पैटर्न में बदलाव हुआ, ध्यान से समझिए। पहले क्या होता था, 2017, 2018, 2019, इन वर्षों में क्या होता था, डीआई के 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते थे, कम से कम 15 से 20 प्रश्न। डीआई के 15 से 20 प्रश्न बनते थे। क्या होता था, एक पाई चार्ट देता था और उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछ लिया। एक दंड आलेख दिया, उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछ लिया। एक लाइन ग्राफ दिया, उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछ लिया। तो पहले एक एक डीआई से 5-5 प्रश्न, मतलब एक बार ग्राफ 5 प्रश्न, एक लाइन ग्राफ 5 प्रश्न, एक टेबल दिया 5 प्रश्न पूछ लिया। तो ऐसे करते हुए आप देखेंगे 2017 में टोटल 19 प्रश्न पूछे गए थे, 2018 में टोटल 15 प्रश्न पूछे गए थे। डीआई डीआई के बस बोल रहा हूं। तो पहले बच्चों को हम बोलते थे डीआई पढ़ लो, आराम से सीसेट क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि 15-20 प्रश्न तो डीआई के ही बना लोगे। लेकिन यहां पर क्या बदलाव हुआ, 20, 21, 22 में क्या बदलाव हुआ, एक पाई चार्ट दिया, एक पाई चार्ट दिया और उस पे एक ही प्रश्न दिया। एक बार ग्राफ दिया, उस पे एक ही प्रश्न दिया। एक पाई चार्ट और बार ग्राफ को मर्ज कर दिया, एक ही प्रश्न दिया। मतलब डीआई के जहां 15 से 20 प्रश्न बन रहे थे, 6 से 7 प्रश्न मैक्सिमम बनने लग गए, 6 से 7 प्रश्न। इसका मतलब पेपर लेंदी हो गया, क्योंकि समझने में तो समय उतना ही लगेगा ना।
पहले एक पाई चार्ट को पढ़े, समझे, उस पे आधारित प्रश्नों को फटाफट बना लिए, 5 प्रश्न खत्म। अब समय उतना ही लग रहा है पाई चार्ट को पढ़ने में, समझने में, लेकिन प्रश्न केवल एक ही है। पाई चार्ट बार ग्राफ दोनों को मिलाकर एक ही प्रश्न करना है। तो अब क्या हो रहा है, लेंथी हो जा रहा है पेपर, और प्रश्नों का जो स्तर है वो भी बढ़ा दिया डीआई के प्रश्नों का। तो पैटर्न में बदलाव इन 3 वर्षों में बहुत ज्यादा देखने को मिला। प्रश्नों का स्तर बहुत ज्यादा हाई कर दिया था। इस साल तो बहुत आसान कर दिया। तो कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि अगले साल क्या होगा, पेपर आसान रहेगा कि टफ रहेगा। आपको सारे स्तर के प्रश्नों को लगा के जाना है। तो डीआई से मान लीजिए 6 से 7 प्रश्न एवरेज बन रहे हैं। 6 से 7 प्रश्न डीआई से औसतन 6 से 7 प्रश्न बनते हैं। इस पूरे सेक्शन की बात करूं, ये अगर मैं पूरे सेक्शन की बात करूं, ये जो पूरा सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन से अगर मैं बात करूं तो 30 से 35 प्रश्न बनते हैं। पहला जो सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन से 30 से 35 प्रश्न बनते हैं। 30 से 35 प्रश्न, जिसमें गणित के लगभग 20-25 चैप्टर कवर करने हैं आपको। 20-25 चैप्टर, समझ आ रहा है? अगर मैं गिनूं तो संख्या पद्धति, सरलीकरण, भिन्न संख्या, वर्गमूल, घनमूल, घातांकरणी, आयु संबंधित प्रश्न, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, मिश्रण, साझा, समझ आ रहा है? इसके अलावा समय दूरी, रेलगाड़ी, नाव धारा, समय कार्य, पाइप टंकी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रफल, आयतन, क्रमचय संचय, प्रायिकता, जितने चैप्टर्स आप सुने हैं, समझ आ रहा है? ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स को भी शामिल करना पड़ेगा आपको, जिसमें रेखा और कोण पढ़ना होता है। कुछ थ्योरम्स पढ़ने होते हैं त्रिभुज को लेकर, वृत्त को लेकर, त्रिभुजों की सर्वांग समता समरूपता को पढ़ना होता है। ज्योमेट्री वाले सेक्शन को भी डील करना है। ऐसे करते हुए लगभग 20 से 25 चैप्टर आपको गणित के कवर करने हैं। 20 से 25 चैप्टर। तो ये आपका पहला सेक्शन है जहां से लगभग सीसेट में 30 से 35 प्रश्न बनेंगे, और प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा रहेगा। आपको अच्छी तरीके से पूरे प्रश्नों को डील करना होगा। आपको ऐसा नहीं कि केवल आसान प्रश्नों को डील कर लिए और आपसे प्रश्न बन जाएगा। आप 20, 21, 22 का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा प्रश्न का लेवल क्या होता है। आसान प्रश्न देखने तो इस साल का पेपर उठा के देख लीजिए, आसान प्रश्न देखने तो 17-18 का पेपर उठा के देख लीजिए आप। अब पता नहीं है किस वर्ष टफ आएगा, किस वर्ष आसान आएगा, तो आपको सारे लेवल के प्रश्नों को डील करना है। आसान प्रश्नों को भी देखेंगे, मॉडरेट लेवल के प्रश्नों को भी देखेंगे, टफ प्रश्नों को भी देखेंगे। मैथ्स का ऐसा कोई चैप्टर इसमें छूटे ही नहीं रहा है जो आपको दूसरे एग्जाम में मिलेगा। कुछ नहीं छूटता, सारे चैप्टर्स कवर करने हैं आपको, सारे चैप्टर्स, कुछ बचा ही नहीं है इसमें। सारे चैप्टर्स, त्रिकोणमिति वैसे भी पीएससी और व्यापम के किसी एग्जाम में नहीं आता है, उसको छोड़कर बाकी सारे चैप्टर्स आ जाएंगे यहाँ पर। ये पहला सेक्शन है। दूसरे सेक्शन की बात करूं तो दूसरा सेक्शन है सामान्य मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता, इसी को बोलचाल की भाषा में बोलते हैं रीजनिंग। इसी को बोलचाल की भाषा में रीजनिंग बोलते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता, या इसी को बोलचाल की भाषा में आप रीजनिंग बोलते हैं। सुने तो होंगे रीजनिंग क्या होता है। ये थोड़ा सा नया लगेगा क्योंकि आपने 9th में, 10th में या छोटी क्लासेस में रीजनिंग को नहीं पढ़ा होगा। अब रीजनिंग क्या है, आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना है, पूरा अपना दिमाग लगाना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वही बात, इसका लेवल भी बहुत अच्छा कर दिया है। अगर पिछले 3 साल का पेपर देखेंगे, इस साल को छोड़ दीजिए, पिछले 3 साल का पेपर देखेंगे तो पूरा का पूरा बैंकिंग लेवल को छाप रहा है, पूरा बैंकिंग लेवल। तब जो प्रश्न आ रहा है पूरा का पूरा बैंकिंग लेवल का प्रश्न आ रहा है। बैंकिंग का जो पेपर होता है, बैंक पीओ का, बैंक क्लर्क का जो एग्जाम होता है, उनके प्रश्न पत्रों को देखिए, पूरा वहीं से प्रश्न पत्र कॉपी हो रहा है। जो रीजनिंग का प्रश्न पत्र है, रीजनिंग का जो पेपर है, पूरा वहीं से कॉपी हो रहा है। बहुत सारे चैप्टर्स है इसमें। जैसे बात करूं मैं, आप सुने होंगे घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया, रैंकिंग हो गया, दिशा ज्ञान परीक्षण हो गया, न्याय निगमन हो गया, समझ आ रहा, अंग्रेजी वर्णमाला, सांकेतिक भाषा, पासा हो गया, आकृतियों की गिनती, लुप्त पद हो गया, श्रेणी हो गया, सादृश्यता हो गया, वर्गीकरण हो गया, आंकड़ा निर्णय हो गया। ऐसे करते हुए लगभग 20 से 25 चैप्टर आपको यहाँ पे भी कवर करने हैं। 20 से 25 चैप्टर लगभग आपको यहाँ पर भी कवर करने हैं। लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है। इस साल का पेपर छोड़ दीजिए तो रीजनिंग का लेवल भी बहुत अच्छा कर दिया है। पजल सुने हैं, पहली परीक्षण,
ये एक चैप्टर है, पहली परीक्षण। बैठक व्यवस्था, ये भी एक चैप्टर है, सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। इनके क्वेश्चंस को देखिए, एक एक पेज के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक एक पेज के क्वेश्चंस। उनको पढ़ने में ही बच्चे समय निकाल दे रहे हैं, फिर छोड़ भी दे रहे हैं कि नहीं बनेगा। एक तो पढ़े, उसमें समय दे दिए, फिर बनाए भी नहीं, तो आउटपुट भी जीरो है, समय भी खर्चा हो गया। 2 घंटा ऐसे निकलता है, पता नहीं चलेगा 2 घंटा आपको। 2020-21-22 का पेपर देखिए, 66-40 नंबर लाने में बच्चों का हालत खराब हो गया है। 66-40 नंबर लाने में आप 20-21-22 का पेपर देखिए, इतना टफ पेपर सेट हुआ है। न्याय निगमन करके एक चैप्टर है, न्याय निगमन। न्याय निगमन करके रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देखे होंगे पीएससी के हर प्रश्न में, मतलब हर एग्जाम में पीएससी के आपको दिखता है ये कथन और निष्कर्ष रहते हैं। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली शेर हैं, सभी शेर चूहे हैं, ऐसे कथन रहते हैं और उन पे आधारित निष्कर्ष रहते हैं। इसका लेवल को देखना, पूरा बैंकिंग लेवल का स्टेटमेंट आ रहा है। मतलब आप दीपक कुमार की बुक से काम नहीं चलने वाला। पीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप प्री का तैयारी कर रहे हैं तो दीपक कुमार से रीजनिंग पढ़ के सफिशिएंट नहीं है। स्तर को बढ़ा दिया है। आरएस अग्रवाल से केवल मैथ्स पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। केवल आरएस अग्रवाल सफिशिएंट नहीं है पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कराऊंगा प्रैक्टिस में, बेसिक से पढ़ाऊंगा, पूरा पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, कहीं पे समस्या नहीं आएगी। बेसिक से पूरा एडवांस तक चलेंगे अपन। प्रैक्टिस शीट्स आपको क्लास में प्रोवाइड की जाएगी, हर तीसरे चौथे लेक्चर के बाद आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, उसकी समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। प्रश्न आपको सारे वैरायटी के प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे लगभग 30 प्रश्न के आसपास आपको ये वाले सेक्शन से मिलेगा, लगभग 30 प्रश्न। दूसरे सेक्शन से लगभग 30 प्रश्न आपको मिलेगा। इसके आगे अगर बढ़ूं मैं, इसके आगे अगर बढ़ता हूं, तो अगला जो सेक्शन है वो है निर्णय निर्माण और समस्या का समाधान। समझेंगे, निर्णय निर्माण तथा समस्या का समाधान, तथा समस्या का समाधान, इसको बोलते हैं डीएमपीएस। इसको डीएमपीएस बोलते हैं, मतलब डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जाम निकालने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये, सीसेट को निकालने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न आता है यहां से, कभी कभी तो आता भी नहीं है। तो एग्जाम निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। लेकिन आप जब एग्जाम निकालने के बाद पोस्ट लेंगे, जैसे आप डीसी बन गए, डीएसपी बन गए, डीसी के थ्रू आगे जाके एसडीएम बन गए हैं, एसडीओपी बन गए हैं, अकाउंट ऑफिसर हैं, एनटी हैं, जब आप इन पदों पर जाएंगे, पीएससी निकालने के बाद जब आप इन पदों पर जाएंगे, यही काम तो करना है आपको। डिसीजन मेकिंग पावर मिलेगी आपको, वहां पे डिसीजन ही तो लेना है। इंटरव्यू जब देंगे आप, तीसरा चरण जो पीएससी का है, लगभग 50 से 60% इंटरव्यू जो आपका रहेगा इसी पे घूमता है। 50 से 60% इंटरव्यू जो है इसी के इर्द गिर्द चलता है। आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो डिसीजन मेकिंग बेस्ड होंगे। कंडीशन दे देगा आपको। जैसे मैं अपना अगर अनुभव बताऊं आपको, मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वहां पे जो मुझसे प्रश्न पूछा गया था कि आपको किसी, पीएससी की इंटरव्यू की बात कर रहा हूं मैं, आपको किसी जिले का अनुविभाग है उसका एसडीएम बना दिया गया है। डीसी में काम किए आप 3-4 साल 5 साल, उसके बाद आपको एसडीएम का पोस्ट दे दिया गया है। अब आप एसडीएम हो उस अनुविभाग के, सब डिवीजन जो है उसका एसडीएम हूं मैं। अब वहां पे हो क्या रहा है, हिंदू और मुसलमान पक्ष आपके पास आए हैं, दोनों का त्योहार एक ही दिन पड़ रहा है। ये मुझसे पूछा गया प्रश्न था इंटरव्यू में कि दोनों का त्योहार एक ही दिन पड़ रहा है, आप उस अनुविभाग के, आप उस क्षेत्र के एसडीएम हैं, दोनों का त्योहार एक ही दिन पड़ रहा है, तो आप जो हैं कैसे परमिशन देंगे। दोनों परमिशन मांग रहे रैली निकालने के लिए कि दोनों को रैली निकालना है उस क्षेत्र में, और आपको ये पता है कि अगर हिंदू और मुसलमान दोनों पक्ष को मैंने अनुमति दे दी तो दंगे होने के चांसेस हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे इस परिस्थिति में, किसे मना करेंगे, कैसे मना करेंगे, या फिर अपनी बात वहां रखेंगे नहीं, अपने ऊपर वाले अधिकारी पे छोड़ देंगे, अपने नीचे के अधिकारी पे छोड़ देंगे, क्या करेंगे आप। ये डिसीजन मेकिंग का प्रश्न है। आप किसी जिले के कलेक्टर हैं, उस जिले के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई, बरसात में उस जिले के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई, आप क्या कार्रवाई करेंगे। आपके अधीनस्थ कोई अधिकारी घूस लेता हुआ पकड़ा गया है, आप क्या कार्रवाई करेंगे। ऐसे प्रश्न बनते हैं इंटरव्यू में, और एक आध 2 प्रश्न बनते हैं प्रारंभिक परीक्षा के सीसेट। इंटरव्यू में बहुत डिपेंड करता है आपका डिसीजन मेकिंग जो
क्षमता है सोचने का, क्या डिसीजन लेता वहां पर मैं, वो जो क्षमता है, वो इंटरव्यू बहुत अच्छा कर सकता है आपका। 50 से 60% इंटरव्यू आपका इसी पे चलता है। और यही काम भी करना है आपको। आप एग्जाम निकालने के बाद जाइए इन पदों पर, यही काम करना है आपको। तो एग्जाम निकालने के लिए, सीसेट निकालने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वापस से बोल रहा हूं, लेकिन सीसेट निकालने के बाद, मेंस निकालने के बाद इंटरव्यू में जब जाएंगे, तब आपको इसका बहुत बड़ा रोल दिखाई देगा। इंटरव्यू निकालने के बाद पोस्ट पे जाएंगे तो यही काम करना है आपको। फिलहाल एग्जाम निकालने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। सीखेंगे, जैसे मैं सिखाऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए मैं बात किया कि आप जिले के कलेक्टर हैं, उस जिले के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, आप क्या कार्यवाही करेंगे। उसके बाद मैंने एक और प्रश्न पूछा था, आपके अधीनस्थ कोई अधिकारी घूस लेता पकड़ा गया है, आप क्या कार्यवाही करेंगे। कहां पे तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है, बाढ़ वाले मामले में तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। तुरंत आप क्या करेंगे, राहत सामग्री भेजेंगे, फोर्सेस भेजेंगे, लोगों को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। जबकि घूस वाले मामले में आप एक कमिटी बैठा के जांच करवाएंगे और विधि सम्मत जो भी कार्यवाही होगी वो कार्यवाही करेंगे। समझ आ रहा है। तो आपको सोचना पड़ेगा कहां पे तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है, कहां पे थोड़ा विलंब करके कमेटी बैठा के जांच कर सकते हैं। बाढ़ वाले मामले में कमेटी बैठा के थोड़ी आप मीटिंग करेंगे और पूछेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको तुरंत राहत सामग्री भेजनी होगी, राहत फोर्सेस भेजनी होंगी, लोगों को वहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना होगा। तो ऐसे सोचना पड़ेगा आपको कहां पे किस प्रकार की कार्यवाही करने की आवश्यकता है। समझ पा रहे हैं बात को। सीसेट निकालने के लिए वापस से बोल रहा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो अगला सेक्शन है वो है संचार तथा पारस्परिक कौशल। संचार तथा पारस्परिक कौशल। संचार तथा पारस्परिक कौशल, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, संचार तथा पारस्परिक कौशल। अब देखिए, संचार जो है ये तो आपके जीवन से जुड़ा हुआ चीज है। आप गवर्नमेंट जॉब में रहें, प्राइवेट जॉब में रहें, संचार तो हमेशा आपके साथ चलेगा। संचार का तो अच्छा होना बहुत आवश्यक है। जैसे मैं इस पद पे आज जो हूं, उड़ान में आपके सामने खड़े होकर आपको जो पढ़ा रहा हूं, अगर मेरी बातें आप तक पहुंच पा रही हैं, पिछले आधे घंटे में मैंने आपको जो बोला है आप समझ पा रहे हैं, मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा पा रहा हूं, मतलब मेरा संचार ठीक है, मैं इस पद में रहने लायक हूं, मैं आपको पढ़ाने लायक हूं। अगर मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा ही नहीं पा रहा हूं, मैं क्या बोलना चाहता हूं आप समझ में ही नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब मेरे संचार में कहीं ना कहीं कमी है, मैं इस पद में रहने लायक नहीं। यही बात गवर्नमेंट जॉब के साथ है। आप किसी पद पे हैं, आप अपने ऊपर के अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, आप अपने नीचे के अधिकारियों की बातों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, सुन ही नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके संचार में कमी है। आप जनता की बातों को, जो पब्लिक आपके पास आई है काम को लेकर, उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके साथ कन्वर्सेशन अच्छा नहीं हो पा रहा है आपका, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके संचार में कमी है। संचार अच्छा होना ही चाहिए, चाहे आपकी प्राइवेट जॉब हो चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, संचार तो अच्छा होना ही चाहिए। किसी भी जॉब के लिए संचार का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इवन आप कैसे बैठे हैं, मैं कैसे खड़ा हूं, मैं कैसे बोल रहा हूं, ये सब क्या है, संचार का हिस्सा है। आप अपने घर वालों से कैसे बात करते हैं, आप अपने दोस्तों से कैसे बात करते हैं, आप अपने टीचर से कैसे बात करते हैं, ये सब क्या है, संचार का हिस्सा है। तो संचार जो है, संचार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी जॉब के लिए संचार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो संचार तो अच्छा होना ही चाहिए आपका। उसके बाद क्या बोलता है, पारस्परिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल। अब जो डीसी डीएसपी, ये जो पद है जनता की सेवा के लिए निर्मित किए गए हैं, कलेक्टर का पद, एसपी का पद जनता की सेवा के लिए, प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटी क्या है, जनता की सेवा। जनता की सेवा के लिए इन पदों का सृजन किया गया है, तो जनता की सेवा करना ही आपका मेन उद्देश्य है। अब जनता की सेवा करना तो आपको समझना होगा कि वहां पे आपको डेवलपमेंट देखना होगा। आप जिस क्षेत्र में एसडीएम बन के गए हैं, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट देखना होगा, रोजगार के क्षेत्र में काम करना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना होगा, उस क्षेत्र का विकास, संपूर्ण विकास आपके हाथ में है। इसका मतलब आप में कौशल होना चाहिए, कौशल अगर है तभी तो आप उस क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। तो कौशल का होना बहुत जरूरी है। तो संचार और पारस्परिक कौशल की डिमांड आपसे पीएससी करता है कि आपका संचार और पारस्परिक कौशल अच्छा होना चाहिए। एक अच्छा, जो प्रशासनिक सेवा में अगर आप जा रहे हैं तो आपको एक अच्छा संचार रखना चाहिए,
एक पारस्परिक कौशल आप में बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रश्न कैसे आते हैं, तो जनरली यहाँ से 20, 21, 22 में तो प्रश्न पूछा नहीं गया, इस साल 6-7 प्रश्न यहाँ से बन गए थे, 6-7 प्रश्न। प्रश्न कैसे बनते हैं, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, फीडबैक क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, पढ़ेंगे इन सब चीजों को। तो संचार और पारस्परिक कौशल। अगला जो सेक्शन है, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश, इसको बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अपठित गद्यांश, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं इसको, अपठित गद्यांश। इसके बारे में तो जानते होंगे क्या होता है ये। एक गद्यांश दिया होता है और उस पर आधारित आपको 3 से 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, इसी को बोलते हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश पिछले 4 सालों से एक भी नहीं पूछा गया है, एक भी नहीं आया है। यूपीएससी का सीसेट का पेपर देखो, यूपीएससी का जो सीसेट का पेपर होता है, इसमें कुल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न होता है 2.5 नंबर का, 200 नंबर का होता है यूपीएससी का सीसेट का पेपर। आप देखेंगे लगभग 15 से 20 प्रश्न जो हैं वो अपठित गद्यांश से बनते हैं, 15 से 20 प्रश्न। क्यों इतना बड़ा वेटेज है यूपीएससी में, अपठित गद्यांश को क्यों रखा गया है सिविल सर्विसेज एग्जाम में? तो अपठित गद्यांश क्या करता है, अपठित गद्यांश आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है आपका। समझ आ रहा है? आप देखेंगे नॉवेल्स जो ज्यादा पढ़ते हैं उनमें जो एकाग्रता होती है ज्यादा होती है, मन भटकता नहीं है पढ़ते समय। जिनको नॉवेल्स पढ़ने की, बुक्स पढ़ने की आदत होती है, पढ़ते समय उनका मन भटकता नहीं है, ध्यान विचलित नहीं होता है। जितना ज्यादा अपठित गद्यांश का प्रैक्टिस करेंगे उतना एकाग्रता आपका बढ़ेगा। समझ आ रहा है? और क्यों रखा गया है, पोस्ट में जाएंगे आप तो आपको बड़ी बड़ी फाइल्स पढ़नी होंगी, फाइल्स ले जाने का काम थोड़ी है यार अपना। पीएससी का पोस्ट लेने के बाद फाइल्स ले जाना नहीं है अपन को, फाइल्स ले जाने वाले वहां होंगे, आपको फाइल्स को रीड करना है, फाइल्स को रीड करके उसमें जो मैसेज छिपा होगा उस मैसेज को निकालना है। समझ आ रहा है? तो ये तभी कर पाएंगे जब आप में एकाग्रता होगी उस पूरी बड़ी फाइल को पढ़ने की। उसी का प्रैक्टिस कौन कराता है, ये अपठित गद्यांश। लेकिन पीएससी का दुर्भाग्य बोलिए या अपना सौभाग्य बोलिए कि 4-5 साल से आता ही नहीं। एग्जाम निकालने के लिए ना तो ये इंपॉर्टेंट है, ना तो डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ना तो अपठित गद्यांश। अच्छा, अपन कैसे करते हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चे कैसे करते हैं जनरली, अपन जो देखते आए हैं अपठित गद्यांश को। अच्छा, मेंस जब देंगे, सीजीपीएससी का मेंस देंगे, तो मेंस के पेपर 1 में हिंदी भाषा में भी है और इंग्लिश भाषा में भी है अपठित गद्यांश, ध्यान रखिएगा। तो कैसे करते हैं यहाँ के बच्चे, अपठित गद्यांश आया, इसको पढ़ते ही नहीं है, वो सीधे क्या करते हैं, प्रश्न की लाइन को पढ़ते हैं, पढ़ते भी क्या है, देखते हैं ये लाइन कहाँ छिपा है इसमें, उसी लाइन के आगे पीछे का एक एक लाइन टिक देते हैं, नंबर मिल भी जाता है। यही तो है अपनी आदत। अपठित गद्यांश, ईमानदारी से बताओ पूरे जीवन में अपठित गद्यांश को पूरा कभी अच्छे से पढ़े हो क्या? 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, उसके बाद भी कभी दिए होंगे? कभी भी अपठित गद्यांश, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो अंग्रेजी का हो, अंग्रेजी दूर की बात है, हिंदी नहीं पढ़े हैं यार, अंग्रेजी दूर की बात है, हिंदी को ही नहीं पढ़े हैं पूरा अपन सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये लाइन कहाँ छिपा है, देखो 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 देखो, मिल गया, उसके आगे पीछे का एक लाइन टिक दो, खत्म हो गया। यही करते ही हैं अपन। यूपीएससी का जो अपठित गद्यांश आता है ना, उस अपठित गद्यांश को देखना और उस प्रश्न को पढ़ना। प्रश्न में जो लाइन होगी ना उसमें मिलेगी ही नहीं आपको, प्रश्न में जो लाइन होगी वो उस अपठित गद्यांश में मिलेगी ही नहीं। आपको क्या करना है, भाव समझना है, अपठित गद्यांश का भाव समझना है, भाव समझ आ रहा है, क्या बताना चाहता है वो, क्या मैसेज छिपा है इसमें। तो ये आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, क्योंकि जितना इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना एकाग्रता आप में बढ़ेगा, चीजों को ध्यान से पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी आपकी। खैर, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, समझ आ रहा है, एग्जाम के बाद की बातें हैं ये सब। तो अपना पहला उद्देश्य तो एग्जाम निकले तो पहले, पोस्ट मिलने के बाद सब मैनेज कर लेंगे अपन। पोस्ट मिलना इंपॉर्टेंट है अपने लिए, पोस्ट मिलने के बाद तो अपन सब मैनेज करेंगे, धीरे धीरे करके सब मैनेज हो जाएगा। लास्ट जो सेक्शन आता है सीसेट में वो भाषा का सेक्शन है, लास्ट सेक्शन है भाषा का। भाषा में 2 टाइप की भाषा है, एक है हिंदी भाषा और दूसरी है छत्तीसगढ़ी भाषा। हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा, ये 2 भाषाएं हैं।
अगर भाषा में बात करूं तो ये दो भाषाएं हैं, एक है हिंदी भाषा और दूसरी है छत्तीसगढ़ी भाषा। हिंदी भाषा मतलब पूरा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण मतलब स्वर, व्यंजन, समझ आ रहा है, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, कहावतें, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी का एकार्थी, पत्र लेखन, सब कुछ शामिल है। समझ आ रहा है? वैसे ही छत्तीसगढ़ी भाषा 30 से 35 प्रश्न बनते हैं भाषा वाले सेक्शन से, इसको आप छोड़ नहीं सकते। 30 से 35 प्रश्न बनते हैं। ये आपका सीसेट का सिलेबस है। मोटे मोटे तौर पे सीसेट के सिलेबस को आप देख पा रहे हैं। समझ आ रहा है? तो एक मोटे मोटे तौर पे सीसेट के सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो ये है सीसेट का सिलेबस, मैथ्स और डीआई 30 से 35 प्रश्न, रीजनिंग लगभग 30 प्रश्न, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 से 2 प्रश्न। उसके बाद संचार और पारस्परिक कौशल, इस बार बहुत सारे प्रश्न पूछा, जनरली नहीं पूछ रहा था यहाँ से। अपठित गद्यांश बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, भाषा इंपॉर्टेंट है, 30 से 35 प्रश्न। ये सीसेट का एक मोटे मोटे तौर पे सिलेबस है। समझ आ रहा है? तो देखा जाए तो लगभग 60 से 65 प्रश्न जो है ये गणित और रीजनिंग से बन जाते हैं, इसीलिए इस पेपर को गणित और रीजनिंग का पेपर बोल देते हैं। 60 से 65 प्रश्न यहीं से बन जाते हैं, 60 से 65 प्रश्न गणित और रीजनिंग से बन जाते हैं, इसीलिए इस पेपर को लोग गणित और रीजनिंग का पेपर बोल देते हैं। 20, 21, 22 का लेवल बहुत टफ था, एकदम अलग लेवल था। एसएससी सीजीएल सुने हैं ऐसा? सुने हैं क्या इस एग्जाम को? इसका जो मेंस का पेपर होता है, उन्हीं प्रश्नों को उठा उठा के पीएससी छाप दिया था 20, 21, 22। एसएससी सीजीएल का टियर 2 मेंस का जो एग्जाम होता है, उन्हीं प्रश्नों को पीएससी उठा उठा के छापा है 20, 21, 22 में। इस साल आसान आ गया, हो सकता है नई नई सरकार बनी है, नए नए अध्यक्ष आए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं लेकिन नए तो आए हैं, तो हो सकता है विवादों से दूर रहना चाहता है पीएससी अभी, इसीलिए एकदम आसान पेपर दे दिया बच्चे। जीएस भी आसान है और सीसेट भी आसान था इस साल का, लेकिन हर साल आसान रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। आपको सारे प्रकार के प्रश्नों को डील करना होगा। क्लियर है यहाँ तक? सीसेट समझ आया क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है? क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। क्वालिफाइंग नेचर समझ गए? 6-6 महीना हो जाता है, बच्चों को पता नहीं होता क्वालिफाइंग नेचर का मतलब। वो आज भी पूछते हैं, दोनों का मिला के कट ऑफ बनेगा, तो हमारा तो 120 130 पहुंच जा रहा है। समस्या ये भी है बच्चों के साथ में। डायरेक्शन तो पता हो ना यार, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पता तो हो कि स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस क्या है। एक मोटे मोटे तौर पे, पूरा सिलेबस तो याद कर ही नहीं सकते आप, एक मोटे मोटे तौर पे आपको पता हो, ताकि जो क्लासेस चले तो आपको समझ में आए कि हाँ भाई कितने नंबर का मैं चल रहा है मेरे क्लास में। समझ आ रहा है, कितने नंबर का वेटेज मैं लेके चल रहा हूँ क्लास में। बहुत सारी चीजें हैं, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर और सिलेबस को समझना होता है। अब थोड़ा सा सीजी व्यापम की बात करते हैं। सीजी व्यापम तो इस साल ऐसा है कि बारिश टाइप की होगी सीजी व्यापम के पदों की, ऐसा बोल रहे हैं। बारिश टाइप की होने वाली है, मतलब पूरी बरसात होगी सीजी व्यापम के एग्जाम्स की। शिक्षक भर्ती हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, आरआई पटवारी हो गया, आरआई पटवारी भी आएगा भाई, आरआई पटवारी भी वेटिंग में है, ये भी आएगा। हॉस्टल वार्डन हो गया, शिक्षक भर्ती तो आप देख ही रहे हैं मार्केट में, पूरा शिक्षक भर्ती चल रहा है अभी मार्केट में, तो यही चल रहा है बस, शिक्षक भर्ती जिसको देखो, जो बीएड किया है, डीएड किया है, शिक्षक भर्ती के पीछे पागल है, तो शिक्षक भर्ती हो गया। इसके अलावा मैं और एग्जाम्स की बात अगर करूं तो आबकारी आरक्षक करके एक पद आने की उम्मीद है। आबकारी आरक्षक, इसकी बातचीत चल रही है, आबकारी आरक्षक आ सकता है। तो व्यापम के कुछ एग्जाम्स हैं ये, हॉस्टल वार्डन, आरआई पटवारी, शिक्षक भर्ती, आबकारी आरक्षक। इसके अलावा मंडी इंस्पेक्टर के पद की बात भी चल रही थी, मंडी इंस्पेक्टर, मंडी इंस्पेक्टर के पद की बात चल रही थी, मंडी इंस्पेक्टर भी आ सकता है। तो व्यापम के बहुत सारे पद आने वाले हैं। आरआई पटवारी का तो सूचना जहां तक मिली है कि खाली है पद बहुत सारे, और आरआई का भी विभागीय एग्जाम भी हुआ है, मतलब जो पटवारी हैं वो आरआई के लिए विभागीय एग्जाम भी दिए हैं, जो कि हर 5 साल 7 साल में होता है जो। तो आरआई भर्ती पिछले साल आने वाली थी, लेकिन पटवारियों ने हड़ताल कर दी थी कि भाई हमको पहले प्रमोट तो करो, आप वहां तक आप खुली भर्ती करके पूरा आरआई के पद को हटा दोगे तो हम कहाँ जाएंगे फिर। तो विभागीय पेपर हुआ पटवारियों का आरआई के लिए, जो उनका 5 साल 7 साल पूरा हो गया था, उन पटवारियों का आरआई में प्रमोशन के लिए विभागीय एग्जाम हुआ, रिजल्ट आने वाला है। तो इस साल आरआई पटवारी दोनों भर्तियां आपको मिलेंगी, दोनों भर्तियां।
आरआई पटवारी दोनों भर्तियां आपको मिलेंगी इस साल। हॉस्टल वार्डन के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम न्यूज़पेपर में देख ही रहे हैं, डेली आ रहा है। अगले सप्ताह विज्ञापन आने वाला है। शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात अगर मैं करूं तो जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने घोषणा की है 33,000 पदों पर भर्तियां लेंगी जल्दी वो। आप कार्य आरक्षक का थोड़ा माहौल बना हुआ था मार्केट में, आप कार्य आरक्षक, ये कुछ एग्जाम्स हैं जिनको लेता है व्यापम। अब मैं इनके सिलेबस की अगर बात करूं तो हर एग्जाम का सिलेबस लगभग अलग अलग रहता है यार, कोई फिक्स सिलेबस तो है नहीं व्यापम का। लेकिन अगर बात करूं मैं इन एग्जाम्स की, ये देखिए अगर मैं बात करता हूं आरआई पटवारी और ये मंडी इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है, आरआई पटवारी मंडी इंस्पेक्टर, ये जो एग्जाम्स हैं इनका सिलेबस एकदम सेम है, एकदम सेम। नया क्या आएगा पता नहीं है, लेकिन अभी तक का जो सिलेबस रहा है आरआई पटवारी और मंडी इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इनका सिलेबस अभी तक क्या रहा है, ध्यान से देखना। 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और देखो क्या होता है, बदलाव करता है कि नहीं, क्योंकि बदलाव करेगा तो फिर राजपत्र में प्रकाशित करना पड़ेगा, तो बहुत तामझाम हो जाएगा। तो हो सकता है सेम ही रखे आरआई पटवारी और हॉस्टल वार्डन का। तो आरआई पटवारी और हॉस्टल वार्डन की बात करूं, सॉरी आरआई पटवारी और मंडी इंस्पेक्टर की बात करूं, एकदम सेम सिलेबस है। आरआई का, पटवारी का और मंडी इंस्पेक्टर का एकदम सेम सिलेबस है। क्या क्या है सिलेबस में, अभी तक जो एग्जाम्स हुए उनकी बात कर रहा हूं मैं, उसके हिसाब से बता रहा हूं। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 150 नंबर का पेपर होगा। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा, सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर के लिए आपका 0.66 माइनस हो जाएगा, सॉरी 0.25 माइनस हो जाएगा। सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत के लिए 0.25 माइनस हो जाएगा। 1/4 माइनस मार्किंग होता है जनरली व्यापम में, तो 1 का 1/4 करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। अब आरआई पटवारी और मंडी इंस्पेक्टर में कहां से कितने प्रश्न आते हैं, तो 30 प्रश्न आते हैं गणित के। ये देखो कितना बड़ा वेटेज हो गया गणित का, 150 में से 30 प्रश्न गणित के आते हैं यहाँ पर, 30 प्रश्न। अब गणित में क्या क्या है, तो वही जितना पीएससी का गणित है पूरा उठा लो आप, कुछ अलग नहीं, कुछ कम मत करो, एक आध कम कर लो। क्रमचय संचय प्रायिकता को पीएससी पूछता है, व्यापम नहीं पूछता है। क्रमचय संचय प्रायिकता जनरली इसको पीएससी पूछता है, व्यापम नहीं पूछता है। डीआई को पीएससी पूछता है, व्यापम बहुत कम पूछता है। लेकिन आपको पूरा मैथ्स तैयार कर लेना अच्छी से, कुछ भी पूछे आप बनाने के सक्षम हो। तो गणित है 30 नंबर का, 30 प्रश्न 30 नंबर का आएगा। सेकंड जो पोर्शन है ये रीजनिंग का है, रीजनिंग का है, 15 प्रश्न आएगा रीजनिंग का। ये देखिए 45 तो आपका मैथ्स और रीजनिंग का हो गया भाई, 45 प्रश्न तो मैथ्स और रीजनिंग का हो गया, 150 में से 1/3 तो खत्म हो गया आपका। इसलिए तो बोलते हैं व्यापम के एग्जाम्स बिना मैथ्स और रीजनिंग के नहीं निकल पाते, कारण यही है। देख सकते हैं वेटेज, महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम हुआ था, महिला पर्यवेक्षक का भी खाली है कुछ पद, अभी एग्जाम हुआ था महिला पर्यवेक्षक का, सुने होंगे, देखे होंगे, दिए तो नहीं होंगे। महिला पर्यवेक्षक का भी एग्जाम हुआ था ना अभी। तो 30 प्रश्न गणित के और 15 प्रश्न रीजनिंग के, टोटल कितने हो गए, 45 ये हो गए। इसके बाद देखें तो 20 प्रश्न कंप्यूटर के हैं, 20 प्रश्न कंप्यूटर के। आरआई पटवारी और मंडी इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूं, 20 प्रश्न कंप्यूटर का हो गया। 10 प्रश्न हो गया हिंदी का, 10 प्रश्न हिंदी, 10 प्रश्न हो गया अंग्रेजी, 10 हिंदी 10 अंग्रेजी। देखो कंप्यूटर और अंग्रेजी जनरली पीएससी प्री में ही पढ़ोगे आप, व्यापम में कंप्यूटर भी रहता है जनरली और इंग्लिश भी रहता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे आप तो 15 प्रश्न है सीजीजीएस का, 15 प्रश्न सीजीजीएस का है, 15 प्रश्न सीजीजीएस। आगे बढ़ेंगे आप तो 35 प्रश्न है इंडियन जीएस का, 35 प्रश्न है इंडियन जीएस का और 15 प्रश्न करंट अफेयर का हो गया, 15 प्रश्न हो गया करंट अफेयर का। 150 प्रश्न हो गए, देखिए आप ये 150 प्रश्न हो गए आपके। तो आरआई पटवारी और मंडी इंस्पेक्टर का सिलेबस ये है, 30 गणित, 15 रीजनिंग, 20 कंप्यूटर, 10 हिंदी 10 इंग्लिश। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं 15 प्रश्न छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, 35 प्रश्न भारत का सामान्य अध्ययन। अब भारत के सामान्य अध्ययन में सब कुछ ना, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था। इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान आता है। इसके बाद पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन,
खेलकूद, इतना मिलाकर है पूरा का पूरा इंडियन जीएस। समझ आ रहा है? इतना मिलाकर इंडियन जीएस है। उसके बाद आप देखेंगे तो 15 प्रश्न करंट अफेयर का है, ये 150 प्रश्न है। अब अगर बात करूं मैं हॉस्टल वार्डन की, तो हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर का वेटेज को बढ़ा दिया है। हॉस्टल वार्डन का 2016 में एग्जाम हुआ था, व्यापम 2016 में एग्जाम लिया था। यहां पर कंप्यूटर था 50 नंबर का, 20 नंबर का छत्तीसगढ़, 20 नंबर का गणित, 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का अंग्रेजी था। समझ आ रहा है? इसके अलावा 20 नंबर का था इंडियन जीएस, 10 नंबर का करंट अफेयर, 5 नंबर का देश विदेश, 5 नंबर का खेलकूद। 2016 में जो एग्जाम लिया था व्यापम हॉस्टल वार्डन का, 50 नंबर का कंप्यूटर जिसमें 25 नंबर मिनिमम लाना अनिवार्य था, 20 नंबर का छत्तीसगढ़, 20 नंबर का गणित, इसके अलावा 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का अंग्रेजी, 20 नंबर का इंडियन जीएस, 10 नंबर का करंट अफेयर, 10 नंबर में 5 नंबर का देश विदेश और 5 नंबर का खेलकूद। खत्म। समझ आ रहा है? तो देखा जाए तो व्यापम के एग्जाम्स में बड़ा रोल किसका होता है? गणित का होता है, बहुत बड़ा रोल हर एग्जाम में। शिक्षक भर्ती को उठा लीजिए, सहायक शिक्षक में 30 नंबर का गणित और शिक्षक में है 15 नंबर का गणित। तो व्यापम के एग्जाम्स गणित के बिना संभव नहीं हो पाते। महिला पर्यवेक्षक को उठा लीजिए आप, महिला पर्यवेक्षक में आप देखे होंगे जो रीजनिंग के लगभग 18 से 19 प्रश्न और गणित के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 35 से 40 प्रश्नों का वेटेज 100 में 35 से 40 प्रश्नों का वेटेज मैथ्स और रीजनिंग का था। तो व्यापम के जो एग्जाम्स हैं, ये जो एग्जाम्स लिखा हूं मैं, और भी एग्जाम्स है, लेबर इंस्पेक्टर है, फूड इंस्पेक्टर है, इनमें भी है भर भर के मैथ्स और रीजनिंग। तो व्यापम के एग्जाम्स में मैथ्स और रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है, बहुत बड़ा। समझ आ रहा है? आप देख सकते हैं सीजीपीएससी और व्यापम की कंबाइन तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। सीजीपीएससी प्री और व्यापम की कंबाइन तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम अगर कोई आ रहा है तो एग्जाम ओरिएंटेड करने का मतलब है। लेकिन अगर आपको एग्जाम नहीं दिख रहा है तो एक संपूर्ण तैयारी करनी पड़ती है। जैसे अभी शिक्षक भर्ती का तो माहौल बना हुआ है कि शिक्षक भर्ती आएगा आएगा, लेकिन उसके लिए शैक्षणिक योग्यता थोड़ा अलग है। आपका बीएड डीएड वगैरह होना चाहिए, सीजीटेट या सीटेट निकला होना चाहिए, बहुत सारी चीजें। उसके अलावा अगर बात करूं मैं आरआई पटवारी, जो कि अगले लोकसभा, अभी जो लोकसभा चुनाव होगा उसके बाद कभी आएगा, मतलब इस साल ये वैकेंसीज भर जाएंगी, ये वैकेंसीज आएंगी, पद भरे जाएंगे, ये कंफर्म है। तो सबसे अच्छा मौका है कि प्री प्लस व्यापम की तैयारी आप साथ में कर लीजिए। अब प्री प्लस व्यापम की तैयारी करने से फायदा क्या होगा? आप देख सकते हैं प्री में जो बताया वही सब तो है, कुछ इसमें अलग नहीं लिखा है। कंप्यूटर और अंग्रेजी को अलग देख लीजिए आप, कंप्यूटर और अंग्रेजी को छोड़ के बाकी सब वही है। मैथ्स उसमें भी देखिए, रीजनिंग, सीजीजीएस भर भर के वहां पे है, इंडियन जीएस वहां भर भर के है, करंट अफेयर वहां है, हिंदी वहां पे है, सब तो वहां है। कंप्यूटर और अंग्रेजी को छोड़ दीजिए। तो कंप्यूटर और अंग्रेजी भी आपका पूरा कराएंगे, बहुत अच्छी तरीके से कराएंगे। 3 क्लासेस आपकी चलेंगी फिलहाल, अभी 3 क्लासेस चलेंगी आपकी। पहली होगी आपकी छत्तीसगढ़ की, ऋषि सर ले रहे हैं। दूसरी मैं लूंगा, गणित और रीजनिंग अपने हिसाब से डील करूंगा मैं। और तीसरी कंप्यूटर की एग्जाम क्लास होगी, कंप्यूटर की क्लास। ये 3 क्लासेस आपकी चलेंगी। अच्छा बड़ा वेटेज है छत्तीसगढ़ का, मैथ्स और रीजनिंग का तो आप जानते हैं व्यापम इसके बिना संभव नहीं है, और कंप्यूटर का भी बहुत बड़ा वेटेज होता है। कंप्यूटर को इसीलिए रखा गया क्योंकि व्यापम के एग्जाम्स बहुत सारे आने वाले हैं, तो कंप्यूटर एक बड़ा सेक्शन है व्यापम के एग्जाम्स में। देख सकते हैं हॉस्टल वार्डन में 50 प्रश्न, आरआई पटवारी ये सब में 20 प्रश्न। समझ आ रहा है? शिक्षक भर्ती उठा लीजिए, 10 प्रश्न मिल जाएगा आपको। तो कंप्यूटर भी व्यापम के लगभग हर एग्जाम में रहता ही है। इसीलिए ऐसे 3 विषय हमने डिसाइड किए हैं कि पहला सीजी हो जाए। सीजी आपका सीजीपीएससी में भी अच्छा बड़ा वेटेज है और व्यापम के एग्जाम्स में भी सीजी रहता ही है। मैथ्स और रीजनिंग हमने उठाया है। मैथ्स और रीजनिंग उठाने का कारण यह है कि आपका प्री का पेपर सेकंड चलता रहेगा पूरा, और व्यापम तो बिना मैथ्स और रीजनिंग के संभव नहीं। और तीसरा जो पेपर, तीसरा जो विषय है वो है कंप्यूटर का विषय। ये क्लासेस चलेंगी, कल से स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर संख्या पद्धति एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा। समस्या मैथ्स में कहीं पे नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से। क्लास नोट्स बनाइएगा, पूरा परिभाषा वगैरह सब लिखवाऊंगा। प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगी हर 3-4 लेक्चर के बाद। आपको एक प्रैक्टिस सीट 25-30 प्रश्नों की मिल जाएगी हर 3 से 4 लेक्चर के बाद। बुक प्रेफर नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। रायपुर में जितने बैचेस मैंने पढ़ाए हैं, ऑनलाइन मैंने जितने बैचेस पढ़ाए हैं,
बुक वगैरह मना ही कर देता हूँ मैं। मेरे पास प्रैक्टिस शीट हर चैप्टर की 3-3 4-4 प्रैक्टिस शीट बनी हुई है हर चैप्टर की। सारे वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, उनको आप घर में बनाइए, एक दिन क्लास में उसको फिर डिस्कस करता हूँ। बाकी क्लासेस में जो भी लिखवाऊंगा, जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा, उनको अच्छे से कर लीजिए आप। समस्या कहीं पे नहीं आएगी आपको। एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, केवल आपको रेगुलर आने की आवश्यकता है और क्लास नोट्स प्रॉपर बनाने की आवश्यकता है, समस्या कहीं पे नहीं आएगी। ये जो सिलेबस में लिखा था ये आरआई पटवारी और मंडी इंस्पेक्टर का था। हॉस्टल वार्डन का मैंने बोला आपको ओरली। सहायक शिक्षक का थोड़ा सा अलग है। 30 प्रश्न सीडीपी का है, 30 हिंदी, 25 हिंदी का है, 25 अंग्रेजी का है, 30 गणित का है, 20 पर्यावरण का है, 10 कंप्यूटर का है, 10 सामान्य ज्ञान का है। तो व्यापम के एग्जाम्स अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग सिलेबस है, लेकिन एक ओवरव्यू देखेंगे आप तो इंपॉर्टेंट विषय गणित है व्यापम के एग्जाम के लिए, छत्तीसगढ़ है, कंप्यूटर है, भाषा है, ये इंपॉर्टेंट विषय है व्यापम के एग्जाम्स के लिए। तो दोनों की कंबाइन तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर विषय में, सारे वैरायटी के क्वेश्चंस कराएंगे। तो कल से स्टार्ट करेंगे। जो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, कल से स्टार्ट करेंगे उसको। समझ आया? एक ओवरव्यू पीएससी और व्यापम का जो एक ओवरव्यू दे रहा था मैं। बाकी पढ़ेंगे कल से, दिक्कत कहीं पे नहीं आएगी आपको। कुछ मन में प्रश्न है तो पूछ सकते हैं किसी भी बात को लेकर। ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बताइए। करेंगे तैयारी, कहीं पे समस्या नहीं आएगी आपको। हर एक एग्जाम की आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। एसीएफ रेंजर की भी तैयारी हो जाएगी क्या, ऐसा डाउट है? तो एसीएफ रेंजर का अगर आप देखेंगे सिलेबस, तो एसीएफ रेंजर का सिलेबस क्या है? तो एसीएफ रेंजर का जो सिलेबस है, अगर मैं एसीएफ और रेंजर की बात करूं, तो एसीएफ और रेंजर में 2 पेपर होते हैं। एसीएफ रेंजर का जो एग्जाम होता है 2 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है, इसमें 50 प्रश्न होता है आपका छत्तीसगढ़ जीएस का। 50 प्रश्न, 150 प्रश्न आते हैं, इसमें 50 प्रश्न है छत्तीसगढ़ जीएस का, 50 प्रश्न है गणित और रीजनिंग का, मतलब एप्टीट्यूड, मैथ्स और रीजनिंग मतलब एप्टीट्यूड हो गया, और 50 प्रश्न है भाषा का। भाषा में तीनों भाषाएं, हिंदी भाषा भी, छत्तीसगढ़ी भाषा भी और इंग्लिश भाषा भी। ये पहला पेपर। दूसरा जो पेपर है, दूसरा पेपर, इसमें आएगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, ये विषय है दूसरे पेपर में। भौतिकी है, रसायन है, जीव विज्ञान है, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, कृषि और वानिकी, ये है। 150 प्रश्न यहाँ से आते हैं, 150 प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो ये तो पूरा हो ही जाएगा आपका छत्तीसगढ़, ये तो पूरा होगा ही, ये तो पूरा होगा ही। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी हो जाएगा। इनका कुछ कुछ सेक्शन आप पढ़ लेंगे, थोड़ा सा अलग से एफर्ट मारना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा अलग से। समझ आ रहा है? यही है पीएससी व्यापम, सब देखा जाए तो कॉमन ही सिलेबस है। किसी में किसी का वेटेज ज्यादा है, किसी में किसी का वेटेज कम है। कल से स्टार्ट करते हैं। ख्याति, मेरा जो सब्जेक्ट है मैं बोल दूंगा बाइलिंगुअल। मेरा जो सब्जेक्ट है, मैं तो टर्म्स को इंग्लिश में भी बीच बीच में बोलते रहूंगा। जो भी टर्म्स आएंगे मैथ्स में, रीजनिंग में, उनको इंग्लिश में मैं बोलते रहूंगा।